तो आज महाराष्ट्र चुनावों की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की बात हम करेंगे आज दंगल में। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। शाम के 5 बजने वाले हैं और दंगल आज का हम दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के चुनावी नतीजों ने नया इतिहास रचा है। 4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, वो सारे विवादों और आरोपों के बादल को चीरते हुए चुनावी फतेह हासिल कर चुके हैं। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर तो पड़ेगा ही। भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं, और ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद रहे हैं। आज भारत अमेरिका से जितना आयात करता है उसका 180% यानी करीब दोगुना निर्यात करता है। ट्रंप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना पड़ता है, और इससे भारत के लिए उम्मीदों की खिड़कियां खुलती हैं। उधर क्वाड के मोर्चे पर भी ट्रंप की नीतियां भारत के लिए मुफीद रही हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप के विजय का शेयर बाजार में भी खुले दिल से स्वागत किया गया। लेकिन ट्रंप की जीत के साथ कई आशंकाएं भी हैं, जिसकी चर्चा कारोबारी हलकों में हो रही है, और वो है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। जैसे को तैसा वाली नीति पर चलने वाले ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी उत्पादों पर दूसरे देश जितना टैरिफ लगाएंगे उतना ट्रंप भी उन देशों के प्रोडक्ट्स पर लगाएंगे। इस मुद्दे पर ट्रंप ने भारत के ऊपर सख्त बयानबाजी भी कर रखी है। इसीलिए आज के दंगल में हम देश और विदेश के अति विशिष्ट मेहमानों के साथ यही चर्चा करेंगे कि ट्रंप की जीत का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा, ट्रंप की वापसी से भारत अमेरिका रिश्तों को कितनी मजबूती मिलेगी, और भारत के नजरिए से इस चुनाव नतीजे को कैसे देखा जाना चाहिए। चर्चा में हमारे साथ अमेरिका से भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Magnificent victory for the American people. So I want to thank the American people for the extraordinary honor. अमेरिका में कैपिटल हिल का किंग लौट आया है। व्हाइट हाउस में द रियल डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. ऐसी शानदार विजय पर ट्रंप जब अपने प्रशंसकों को संबोधित करने पहुंचे, जोश और जश्न में नारेबाजी दिखी। ट्रंप ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को धन्यवाद किया, अपने परिवार के लोगों का शुक्रिया किया, नेताओं कार्यकर्ताओं को थैंक यू बोला और चुनावी अभियान में मददगारों समेत सारे वोटर्स का शुक्रिया किया। ट्रंप के संबोधन में जो बड़ी बातें निकली उसका मजमून ये रहा कि ट्रंप सरकार अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलेगी, ट्रंप के टारगेट पर घुसपैठिए होंगे, कारोबार के मोर्चे पर ट्रंप कड़े फैसले लेंगे, युद्ध और आतंकवाद पर ट्रंप की टफ पोजीशन रहेगी, अमेरिका की घरेलू दिक्कतों, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स पर ट्रंप सरकार सबसे पहले काम करेगी। We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. अमेरिका में ट्रंप की वजह से भारत में खुशी भी है, उम्मीद भी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला ट्रेड यानी कारोबार, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरी एनर्जी और चौथा है रक्षा और सामरिक रिश्ते। इन्हीं 4 कड़ियों से जुड़ी दोस्ती के रंग आने वाले दिनों में कितने चटक दिखेंगे, उम्मीद दोनों देशों के लोगों को है, और वजह है ट्रंप नरेंद्र मोदी की दोस्ती। पांच साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री बखूबी देखी है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की आमद से भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे होंगे ये देखना जरूरी है, लेकिन पिछली ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुई दोनों देशों के बीच दोस्ती की बुनियाद पर ही आज भारतीयों के लिए अमेरिका बड़ा निर्यात केंद्र बना हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2023-24 के ही आंकड़े देखें, भारत के अंदर अमेरिका से 42.4 अरब डॉलर का आयात हुआ,
जबकि भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया। इससे पहले ट्रंप सरकार की नीतियां चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप के आने के बाद अब चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। चीनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो टेक्सटाइल से लेकर टाइल तक और वायर से लेकर केबल्स तक का निर्यात बढ़ाने के मौके मिलेंगे। भारत के मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी मार्केट खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। भारत के केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के लिए मौके बढ़ सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन भी है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया था। अब ट्रंप के आने के बाद क्वाड का वो मोर्चा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास साझा युद्धाभ्यास बढ़ेंगे, जिससे हथियारों की खरीद बिक्री का भी फायदा हो सकता है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मौके भी बढ़ सकते हैं और चीन के बढ़ते मंसूबों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बरकरार रह सकता है। He's been tough on China, which of course, given our own troubles with China, is not bad for us. So I think, these are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. डोनाल्ड ट्रंप के पुराने शासनकाल के रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंकाएं भी बरकरार हैं। ट्रंप के सामने घरेलू चुनौतियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, इमिग्रेशन। ट्रंप ने तमाम चुनावी वायदे किए हैं। इसमें इमिग्रेशन और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के फैसले भारत और भारतीयों के हक के खिलाफ जा सकते हैं। For the major issues which is now controlling American borders it is economy, because their gas price has gone up for the petrol, their milk price has gone up, their egg price has gone up, and the jobs are not there. Americans are struggling to find work. दरअसल ट्रंप के आने से इमिग्रेशन को लेकर सख्त नीतियों की आशंका है। H-1B वीजा पर ट्रंप की नीतियां भारतीयों के लिए मुश्किल बन सकती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। पिछले साल अमेरिका से 1100 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। ट्रंप की हुकूमत में एक नई टेंशन टैरिफ को लेकर भी है, क्योंकि ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, कभी अब्यूजर। 2019 में भारत ने अमेरिका में कई उत्पादों पर जब टैक्स लगाया था, तो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के मुद्दे पर ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तब अमेरिका ने लोहा और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी थी और भारत से तरजीही कारोबारी मुल्क वाला समझौता भी तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा तब भी ट्रंप सरकार ने प्रतिबंधों की धमकी दी और रूस से S-400 सौदे को लेकर भी सैंक्शंस की धमकी दी थी। ऐसे में अगर ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति के टारगेट पर भारत आता है, तो भारत पर अमेरिकी निर्यात में टैक्स कम करने का दबाव हो सकता है और ऐसा नहीं होने पर IT, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे अमेरिका से होने वाले कारोबार पर असर पड़ सकता है। He's very tough on trade, but otherwise, broadly speaking, has been very friendly with Mr. Modi and the government of India. हालांकि कोविड के बाद बदले वर्ल्ड ऑर्डर में बाजार की दरकार पूरी दुनिया को है और भारत से रिश्ते बनाए रखना हर देश के लिए फायदेमंद। न्यूयॉर्क से गीता मोहन और वॉशिंगटन DC से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरें आपने देखी और दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता जिस तरीके का रहा है, जितना खुलकर वो बोलते रहे, इसलिए अपेक्षाएं बढ़ ही जाती हैं। पर कितनी अपेक्षाएं हो, कितना इस समय सोचना चाहिए भारत में सबको, ये सारी चीजों पर चर्चा के लिए दंगल में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उसमें रुबिंदर सचदेव, डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स USINPSC हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। सुशांत सरीन जी हमारे साथ सीनियर फेलो ORF के विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय प्रमीत माकोड़े जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम USA के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले रॉबिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, किताब भी आपकी आने वाली है ट्रम्पोटोपिया। आप कह रहे हैं कि गाइड बुक की किस तरीके से डिकोड करें और टिप्स फॉर वर्ल्ड लीडर्स की डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील करें। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के लिए हो सकता है ऐसा कुछ? वो तो इतने अनप्रेडिक्टेबल कहे जाते हैं। नो थैंक यू। नो, डोनाल्ड ट्रंप से डील करने का डेफिनेटली टैक्टिक्स हैं। वो अपने को मास्टर ऑफ द डील कहता है, उसको कैसे काउंटर करो। ये न्यूयॉर्कर है, न्यूयॉर्कर का बिल्डर डेवलपर है, वो लोग कैसे नेगोशिएट करते हैं हाई सोसाइटी में न्यूयॉर्क में, उसको काउंटर करो। और इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थियरी होती है, गेम्स कैसे खेली जाए, तो नेगोशिएट करने का। बट थैंक यू सो मच। ये मेरी किताब है ट्रम्पोटोपिया, दैट्स अ ब्यूटीफुल वन। थैंक यू श्वेता जी फॉर इवन मेंशनिंग इट।
out today. By the way, मैंने हैरिस पे भी लिखी है, मैंने दोनों लिखी थी 2 दिन पहले 400 पेज की, जो भी जीते हाउ टू डील विद देम. ट्रंप आए हैं और अब देखिए सुशांत सरीन जी, अमेरिकी चुनावों को लेकर हालांकि कल ही आपने वो टिप्पणी कर दी थी कि अगर आप कहते हैं कि करीबी मुकाबला है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आप मान नहीं रहे थे कि करीबी मुकाबला है. अब जो आंकड़े हैं जो 277 दिखा रहे हैं ट्रंप के फेवर में, वो भी कह रहे हैं कि एक बार मतलब हरियाणा से ह्यूस्टन तक हर जगह पोलस्टर्स गलत साबित हो रहे हैं दुनिया में. श्वेता, वो उसमें कोई बहुत अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा पोलस्टर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको लेगेसी मीडिया भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपनी जो उनकी एक डिजायर होती है, जो चाहत होती है, उसी को अपना एनालिसिस बना लेते हैं. अब ये हो सकता है कि मैं किसी को पसंद करता हूं, लेकिन जब मैं एक एनालिसिस करता हूं एक सिचुएशन का, तो फिर मेरे को अपनी पसंद नापसंद को अलग रखना चाहिए और जो वास्तविकता है उस पर मेरे को कमेंट करना चाहिए या एनालिसिस करना चाहिए. वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. वो लोग अक्सर खो देते हैं. और मैं आपको यकीन मानिए, अमेरिकी मीडिया से ज्यादा बिकाऊ मीडिया, ये जितने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, PNN जो हैं, जितने हैं, इनसे ज्यादा बिकाऊ मीडिया आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. ये दुनिया भर को नसीहत देते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, वगैरह वगैरह. बाकी सबके ऊपर ये लालछन लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी खुद की औकात आपके सामने है कि आपको जो चीजें नजर आ रही हैं. देखिए, एक जमाना होता था कि जो पत्रकार होते थे या जो पोलस्टर्स होते थे, वो ना सिर्फ समाज को समझते थे, राजनीति को समझते थे, उनका एक कान होता था जमीन पर. वो ग्राउंड लेवल की आवाजों को सुनते थे, उसको पहचानते थे, उसका आंकलन कर सकते थे. आजकल क्या है कि ये यूट्यूबर जाते हैं, 2 लोगों से बात की, किसी से पैसा उठाया, उसकी गुणगान करना शुरू कर दिया और उसको फैलाना शुरू कर दिया. तो एक ये बहुत बड़ा, जिसको एक बायस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है. और मेरा मानना ये था कि ट्रंप के खिलाफ इन्होंने, उनके जो अपोनेंट्स थे, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया. उसके ऊपर गलत केस लगाए, उसके ऊपर तमाम तरीके का एक लिहाज की मुहिम चलाई. सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो कुछ कर सकते थे करा. उसके बावजूद अगर इस तरीके का एक कैंडिडेट को इतना सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक में, और जिस तरीके की दहशतगर्दी की है लिबरल्स ने, और मैं लिटरली इंटेलेक्चुअल दहशतगर्दी थी कि अगर आप ट्रंप का टोपी पहन के कहीं पे घूम रहे हैं तो आपको पकड़ के वो हरास करते थे, आपको तंग करते थे, आपके ऊपर वो आपको कैंसिल करते थे. यूनिवर्सिटीज में फॉर एग्जांपल, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की हम लोग दुहाई देते हैं, अगर आप जो आपके प्रोफेसर जिस एक मानसिकता के हैं, अगर आप उस मानसिकता को नहीं दर्शाते तो आपको नंबर नहीं मिलते थे, आपको जॉब्स नहीं मिलती थी. ये इस तरीके की दहशतगर्दी जो जितने लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एलन मस्क की बात को इतना उनके लिए इंपॉर्टेंस रखा, क्योंकि ट्विटर ने जहां बैन कर दिया उन्हें कि आप ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे ही नहीं, वहां पर उस प्लेटफॉर्म को एलन मस्क ने अक्वायर किया. मैं ये नहीं कहती हूं कि उसकी वजह से किया, पर उसे अक्वायर किया. वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्रतिनिधित्व रहा, कहा कि भाई यहां पर पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा. और आज जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच देते हैं तो उसमें भी इसका एलन मस्क का जिक्र करते हैं. हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी पूर्व राजनयिक जुड़ चुके हैं, और साथ में हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी जुड़ी हैं, रिपब्लिकन पार्टी की नेता है. बहुत स्वागत है पूर्णिमा नाथ जी. मैं अगली प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप की इस शानदार जीत पर, और भारत और अमेरिका के बीच जो गर्मजोशी रही है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या और बढ़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ? Excited, I'm so elated at this point of time. मेरा excitement मैं रख नहीं पा रही हूँ. मुझे celebrate करना है. मैं आपको बताऊं कि ये जो दौर था, it was a fantastic and exhilarating campaign for us as well. Communicating to the other side of the people. ये जो media जो एक रोल प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप को एक हिटलर बनाने में, दे वर वेरी सक्सेसफुल, मॉडर्न डे हिटलर बना दिया. जो हिटलर 6 मिलियन जूस को प्रोसिक्यूट किए हैं, लेकिन ब्रिटिश तो इंडियंस और हिंदूज के ऊपर और भी ज्यादा
अत्याचार किए, लोगों को नहीं पता उस बारे में, लेकिन दे वर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड मेकिंग ए इमेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज ए मॉडर्न डे हिटलर। एंड अगर आज आप इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहे थे, आप ट्विटर के बारे में बात कर रहे थे, आज अगर हमारे हाथ में ट्विटर नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत भी नहीं होती। ये दिस इज स्पेसिफिकली, दिस क्रेडिट गोज टू इलॉन मस्क, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। 99.9% of the media is on the left side. Washington Post, New York Times, Reuters, BBC, Times of India, आप सबको ले लो, और even the print media, the social media handles, so the Facebook हो या Instagram, WhatsApp, सब तो लेफ्ट मीडिया के हाथ में थे, सिर्फ एक हमारे हाथ में थे, जो वो ट्विटर। इलॉन मस्क एक नया ट्वीट लिखा है, यू आर द मीडिया टुडे, एंड इट इज ट्रू, बिकॉज उनके बिना वो अगर ट्विटर एक्वायर नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं होता और हमारे जैसे लोग को जेल में घुसाया जाता। दिस वॉज द सिचुएशन इन दिस कंट्री। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं आते, उनको फेक केस में फ्रेम करके उनको जेल में डाल दिया जाता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वर प्लानिंग टू, नॉट जस्ट डोनाल्ड। जोश, आपके उत्साह को देखकर शायद लोगों को ऐसा लग सकता है कि वहां पर देर शाम हो रही है, लेकिन बहुत सुबह सुबह का वक्त है। प्रमित भी इस बात पर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं आती हूँ प्रमित आपके पास, लेकिन पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी जीत पर, और आने वाले दिनों में जब हम भारत अमेरिका रिश्तों की बात करते हैं तो उनको लेकर। कई बिंदु हैं। एक तो ट्रंप साहब को जो हैरेसमेंट हुआ है, जो अभी आपने सुना, उसका एक वो कारण है। उधर का कमला हैरिस जो है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रंप के कंपैरिजन में कम है। वो लेट एंट्रेंट है, और वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको एक डिफॉल्ट ऑप्शन बना के उनको नॉमिनेशन दिलवाया था। कमला हैरिस बाइडेन के मतलब छाया में रहती थी, और उनकी जो नीतियां हैं कोई जानता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या नीतियां हैं। उनकी इमेज जो है वो है कि भाई वो चुपचाप रहती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। पर अब लग रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपना कोई विजन नहीं दिखाया कि मैं आके प्रेसिडेंट बन के क्या करूंगी। और उधर उसके विपरीत ट्रंप साहब खुलेआम बोल रहे थे कि वो क्या करेंगे। वो स्पष्ट वक्ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि और अमेरिकन पीपल जो है थोड़ा इकोनॉमिक जो डाउनटर्न या जो भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उससे काफी तंग आ चुके थे। और मुझे लगता है उसका भी एक पड़ा है। इमिग्रेशन का काफी असर पड़ा है, क्योंकि अमेरिकन जो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास लोग हैं, जो नॉन कॉलेज येट वर्कर्स हैं, जो कॉलेज कभी नहीं गए पर काम करते हैं, अपना जिंदगी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उनको ऐसे लग रहा था कि हमारे यहाँ ये जो इतना इमिग्रेशन हो रहा है, इससे हमें तकलीफ हो रही है, हमारे जॉब्स जा रहे हैं। और फिर चाइना का मामला था कि चाइना से इतना सस्ता माल आ रहा है, अमेरिकन इंडस्ट्री खत्म हो रहा है। ये तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैं इंडस्ट्री को वापस लाना चाहता हूँ। ये सारे मिला के मुद्दे हैं। और उधर कई सेक्शन है जो ट्रंप के वोटर्स हैं, वो यूक्रेन वॉर को भी पसंद नहीं कर रहे थे। इतना पैसा यूक्रेन को दिया गया है और फिर भी कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि वो प्लान था कि लड़ते रहो और हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बिकता रहे। पर उसका पैसा कहाँ से आ रहा था? अमेरिकन टैक्स पेयर दे रहा था ना, क्योंकि वही जो अलॉटमेंट होता था, एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, उसके वो हथियार खरीद के उनको दे रहा था। वो अमेरिकन मनी ही जा रहा था, और उससे यूक्रेनियन लड़ रहे थे। और उधर पुतिन और अमेरिकन और ट्रंप के मतलब एक ताल्लुकात थे हिस्टोरिकल। तो मुझे लगता है उन्होंने तो कह ही दिया था कि मैं तो शुरू में ही उसको यूक्रेन के वॉर को बंद करूंगा। और फिर फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर इजराइल है, वो भी चाहते हैं कि गाजा में युद्ध बंद हो, तो प्रेशर तो वो डालेंगे इन पे। उनका मेन मकसद ईरान है, तो वो कहेंगे कि ये गाजा और वगैरह बंद करके लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ईरान। तो मुझे लगता है ये इन शॉर्ट विल बी द अप्रोच। इंडिया के साथ उनका एक, मैं तो कहूंगा, मैंने ये इस्तेमाल किया ये फ्रेज,
इट विल बी अ मिक्स्ड बैग। देखिए, हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो जो मतलब संबंध है इंडिया यूएस के, एक स्तर पर पहुंच गया है। उसको उसको तोड़ना या उसको पुश बैक करना या रोल बैक करना शायद संभव नहीं है, पर कई चीजों पे पॉजिटिवनेस आएगा और कई चीजों में नेगेटिवनेस भी आएगा। ये दिलचस्प है। और देखिए, एक और जो डेवलपमेंट इसके साथ ही हो गया था कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफ जीत हुई और वहां पर हुथीज की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई हमारी जो कार्रवाई चल रही थी इजराइल के विरुद्ध, दरअसल वो सिर्फ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए थी। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये जो कुछ ऐसे संगठन रहे जो सीधे सीधे युद्ध नहीं लड़ा, प्रॉक्सीज के जरिए चल रहा था, वो सारी चीजें समाप्त हो, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। प्रमीत जी, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो भारतवंशी रहते हैं अमेरिका में, हमारी कल भी इस बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आप लोग का योगदान आर्थिक तौर पर बड़ा है, रोजगार जनरेट करने की भूमिका में आप सब हैं। इस समय ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं नए, तो उनकी नीतियों के साथ, उनके वादों के साथ आप उन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? ट्रंप ने कुछ मुद्दे बहुत ही ऑलमोस्ट 900 रैलीज ही हैज कंडक्टेड अक्रॉस अमेरिका। तो हर प्रदेश में जाके उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखी। एंड ही इज अ मास्टर कम्युनिकेटर एंड ही वेरी इफेक्टिवली कम्युनिकेट, बड़े अच्छे से वो सामान्य आदमी को बड़े सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा हो तो ही इन द फर्स्ट टर्म ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि आई विल बिल्ड अ वॉल, कि पूरे मैक्सिकन बॉर्डर पे मैं वॉल बना दूंगा और इलीगल इमिग्रेंट्स को आने ही नहीं दूंगा। तो एक आदमी को समझ में आता है। देन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस स्लोगन इटसेल्फ इज so catchy and appealing that you can't just ignore that. And then he started talking about make America affordable again as well. तो सबसे बड़ी समस्या आज अमेरिकन सामान्य आदमी को है वो है इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ी हुई। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप चुनाव देखें तो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है महंगाई। और महंगाई के मुद्दे पे he was very clear and people were trusting him कि when he is saying that I will help the economy, I will make America affordable again, I will put tariff, I'll bring back the jobs, तो उसमें लोग अमेरिकन लोग उन पे ज्यादा विश्वास करने लगे। और तभी आपने देखा कि और केवल एक जरूर एक मुद्दे पे वो थोड़े से आई थिंक दे हैड टू टेक अ बैक सीट, दैट इज ऑन दी अबॉर्शन राइट्स, कि महिलाओं को अपने बॉडी के साथ जो करना है उन पे खुद का अधिकार होना चाहिए। उसी वजह से आप देखें कि थोड़ा सा ये जो टाइट रेस दिख रही थी अपने को, ये बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। अगर वो नहीं होता तो शायद आपको 60% रिपब्लिकन और ट्रम्प साहब को वोट जाते और 40% विपक्ष को वोट जाते। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हाउ ट्रम्प साहब विल इफेक्टिवली डील विद इंडिया। तो इंडिया के लिए मैं कहूंगा कि भी शॉर्ट टर्म में तो बड़ा अच्छा मौका है। इट इज क्वाइट वेल नोन कि ट्रम्प साहब चाइना को पसंद नहीं करते हैं एंड ही इज एक्सट्रीमली वोकल अबाउट इट। एंड दिस टाइम ही विल हैव फुल सपोर्ट बिकॉज उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी है, सीनेट हैज फ्लिप्ड तो सीनेट में मेजॉरिटी है। सो व्हेन यू हैव व्हाइट हाउस, व्हेन यू हैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वी हैव सीनेट, so you can do almost everything that you can think on and if you want, and that's why he is going to go in a very fast speed on implementing all these changes. कल जो उन्होंने अपनी ये बात जो वो बता रहे हैं, प्रमीत कह रहे हैं, वो वाकई मतलब इस बार जो ट्रंप आए वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा बहुमत उनके लिए रहा है और अभी पॉपुलर वोट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से भी वो बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। वो डेफिनेटली, अगेन छोटा सा सैंपल, ये जो रेड था अमेरिका इस फोर्थ में थी, केवल अमेरिका रेड ही नहीं गया, अमेरिका बहुत ज्यादा चला गया है, सेनेट चली गई है। दैट मींस अमेरिका का पॉपुलर ओपिनियन राइट हो गया है, बट ज्यादा राइट हो गया। बट क्विकली, मोदी इंडिया, ट्रंप इंडिया, मेरे विचार से एक कॉन्क्रीट इमीडिएट असर इसका पड़ेगा। मोदी जी का जो सिंगल पॉइंट प्लान है फॉर पीस इन यूक्रेन, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने मोदी जी के आने के बाद जाके मॉस्को में डिक्लेयर किया कि अब इंडिया एक्टिव रोल प्ले करेगा टू ब्रिंग पीस इन यूक्रेन। मोदी जी पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, बाइडेन से मिले डेलावेयर में, फिर जेलेंस्की से मिले न्यूयॉर्क में, वापस आगे गए पुतिन से मिले। तो ये एक राउंड था मोदी जी का सिंगल पॉइंट प्लान का। उसके बाद अब दूसरा राउंड होना है, फिर तीसरा होना था, तब जाके कभी ये बैठते आपस में। अब ट्रंप के आने से मोदी जी का ये जो सिंगल पॉइंट प्लान है, मेरे ख्याल से इसको और ज्यादा वजन मिल जाएगा, क्योंकि ट्रंप को भी तो चाहिए कोई मीडिएट करे। हाँ, ट्रंप और पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं, रशिया को भी चाहिए। तो इंडिया का आई थिंक एक ये बहुत अहम रोल आप देखिएगा। एक राउंड डिस्कशंस होंगी, हो सकता है वॉर या जो भी कुछ हो, जनवरी फरवरी मार्च तक
कोई एक मीटिंग हो, मैं तो कहता हूँ मीटिंग वाई नॉट इन इंडिया हो, होस्टेड बाय इंडिया, और ट्रंप के होते हुए हो सकती है ये चीज, हैरिस के होते हुए नहीं हो सकती थी। दैट्स वन। सेकंड, मस्क, यस मस्क जीनियस है, मस्क बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, पर एक इंटरेस्टिंग एंगल इंडिया के लिए, मस्क का सबसे बड़ा बिजनेस है स्पेस का, और इंडिया, हमारा जो इसरो है, ये बहुत बड़ा इनोवेटर है स्पेस में, राइट? दुनिया जितने की एक हॉलीवुड मूवी बनती है उतने में हमने मेरे ख्याल से अपना मून मिशन कर दिया था, राइट? तो ये एक सिनर्जी है। तो अगर ट्रंप एंड इंडिया के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, फ्यूचर में आपस में कोलैबोरेट ज्यादा करना है, एडवांस टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस में, इधर मस्क पार्टनर है, ऑफ कोर्स टेस्ला भी इंडिया आएगी, वो अलग देखेंगे, बट मेरे विचार से स्पेस कोलैबोरेशन इंडिया और अमेरिका की अदर सेक्टर्स के अलावा, क्योंकि मस्क इन्वॉल्व है, विल इंक्रीज। लास्टली थर्ड पॉइंट क्विकली, आप बात हो रही थी कि ट्रंप के साथ कैसे डील करें, मैं जो बुक में कह रहा था, मल्टीपल वेज है। हमें पता है ट्रंप को गोल्फ पसंद है, गोल्फ में उसके साथ नेटवर्किंग कीजिए। उसकी टीम हम देख रहे थे, जो दिखा रहे थे आज की कौन कौन है, याद रखिए ट्रंप की जो मेन टीम है उसकी फैमिली है, उसके बिजनेस में भी बेटा बेटी व्हाटएवर जैरेड एंड ऑल 5-6 लोग कंट्रोल करते हैं उसका बिजनेस। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी यही 4-5 लोग हैं मेन। जेडी वैंस आए हैं, कल को हो सकता है खफा हो जाए। माइक पेंस याद है ट्रंप का वीपी था, बट बाय द एंड उसने माइक पेंस को अलग कर दिया। पर नए जो एंट्रेंट आए हैं ट्रंप की कोर टीम में, उनकी फैमिली ऑफ कोर्स है, मस्क है ही, आरएफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी वो एक नए एंट्रेंट है, एंड जेडी वैंस। तो ये 8-10 लोग हैं जो, और एक और डायना वाइट जो इनकी अल्टीमेट चैंपियनशिप को करता है। बाय द वे ट्रंप से रिश्ते बढ़ाने का बहुत बड़ा वो फैक्टर है। आप इंडिया में एक स्पोर्ट्स लीग शुरू कर दो यूएफसी की, डायना वाइट को लाओ, उससे रिश्ते और बढ़ाओ, ट्रंप से और निकट हो जाओ। एक चीज जो सुशांत जी मैं समझना चाहती हूँ कि अपने कैंपेन के समय बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के बारे में लिखना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात है, और राष्ट्रपति बनने के बाद उसे फॉलो थ्रू करना। आपके हिसाब से क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को चाहेंगे कि वो टेकअप करें बांग्लादेश के साथ? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो भारतवंशी वहां पर हैं या फिर जो माइनॉरिटीज हैं जो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो सारे जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात थी या हकीकत में हो सकता है। श्वेता, मेरा मानना ये है कि कुछ हद तक तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि कैंपेन में आप बहुत बड़े बड़े लोगों को या सोसाइटीज को आप अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस तरीके के कई बारी बयानबाजी करते हैं। तो एक लेवल पे तो वो है बात। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप साहब की जो अगर पिछली विदेश नीति देखें तो अगर किसी देश के अंदर कुछ हो रहा है तो वो उसमें इंटरवीन नहीं करते थे, उसमें अमल दखल नहीं था उनका, जनरली अपना हाथ अलग रखते थे। वो अमेरिका के इंटरेस्ट जहां पर इन्वॉल्व है वहीं पे बात करते थे, ह्यूमन राइट्स और इस तरीके की चीजों में वो ज्यादा उनका अमल दखल नहीं था। तो क्या वही वाला अप्रोच आगे भी चल करके होगा? तीसरी चीज ये कि जब उनकी सरकार बनती है और उनके जो सहयोगी हैं वो इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता देते हैं, मेरे ख्याल इस पर भी काफी कुछ निर्भर होगा। तो ये कुल मिला करके देखा जाएगा कि क्या वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का एक लिहाज से नोबेल पीस प्राइज की हुकूमत में जो नरसंहार हो रहा है, तो क्या उस पर वो कुछ आवाज उठाएंगे, कुछ कदम उठाएंगे? क्या ये तो पिट्ठू था ना अमेरिका का, डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये जो मोहम्मद यूनुस है, तो अगर इस तरीके के पिट्ठू को क्या वो दोबारा से उसको प्रोत्साहन देंगे या हाथ खींच लेंगे, ये देखना पड़ेगा। तीसरी चीज ये कि अब सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, इसमें म्यांमार का भी इशू है, जहां पर अमेरिका ने कई सारी सैंक्शंस लगा रखी हैं। क्या वहां पर अमेरिका का कोई अमल दखल रहेगा या नहीं रहेगा, ताकि इस सारे एरिया में एक स्थिरता आए और यहाँ पर जिस तरीके का बवाल है वो कुछ हद तक कम हो पाए, और इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा। चौथी चीज ये कि देखिए, भारत और मोदी जी की जो प्राथमिकता है वो भारत है। वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाना मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का प्राथमिक बिंदु नहीं है। मोदी जी उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि उसमें हमारे को कुछ ना कुछ एक तरीके के ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं दुनिया भर से, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे हित है। अगर मोदी जी इसमें इंटरवीन करते भी हैं, ट्रंप साहब कहते हैं कि आप कुछ अमल दखल करिए और कोई बातचीत का रास्ता खोलिए, तो मेरे ख्याल हमारे को, क्योंकि ट्रंप साहब अगर ट्रांजैक्शनल है तो उसमें हमारे को भी ट्रांजैक्शनल होना चाहिए। इसमें हमारे को क्या मिलेगा?
इसमें व्हाट इज इन इट फॉर अस? ये नहीं हो सकता कि हम मुफ्त में आपकी बातचीत करवा दें। तो अगर ट्रम्प साहब वो खेल खेलते हैं ट्रांजैक्शनल वाला, तो ये ट्रांजैक्शनल वाला खेल हमको भी खेलना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो एक ही साइड खेलेगी, दूसरी साइड नहीं खेल सकती? और अमेरिका इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, और अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही बेहतर है। ये हमने बाकी देखिए, आप उसको चोगा जो मर्जी पहना दीजिए कि जी हमारे सामरिक रिश्ते हैं, हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। एम्बेसडर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी जो बिरादरी है वो अक्सर बोलती है हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। कोई ऐतिहासिक रिश्ते नहीं होते, आपके सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं तो आप ऐतिहासिक वगैरह की सारा चोगा पहना देते हैं, वही जो हम अमेरिका के साथ करेंगे और अमेरिका हमारे साथ करेगा। तो अगर ये वास्तविकता हमारी विदेश नीति में रही, जो मुझे लगता है कि रहेगी, तो फिर हमारे को कुछ बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेन देन चलेगा हमारे और अमेरिका के बीच में, तो इसमें हमारे को कुछ घबराने की आप बताइए, आपके हिसाब से क्या पार्टी आपकी इस बात को लेकर, ये आप लोगों के बीच भी तो चर्चा हो रही होगी ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है खत्म तो हो नहीं रहा है। अब पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि वहां की सेना उठा के ले जा रही थी एक नाबालिग लड़के को, और किस तरीके से वहां पर अत्याचार हो रहा है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। दो चीज मैं बोलना चाहूंगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका दो पार्ट में मैं आंसर करूंगी। फर्स्ट, सुशांत जी, आप जो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह दिया है, वो कहने की बात है, वो हम शायद नहीं करेंगे। मैं ये डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बाकी पॉलिटिशियंस के जैसा ना कभी थे ना कभी है, ना दिख रहा है कि ही हैज बिकम वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस, कैरियर पॉलिटिशियंस जो वॉशिंगटन डीसी में करप्ट होके बैठे रहते हैं और अपने पोजीशन सेव करने के लिए कुछ भी कहते और कुछ भी करते। ऐसे तो हमें नहीं लगा है। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज द फर्स्ट एंड फाइनल, द लास्ट वन दैट आई हैव एवर सीन ए पॉलिटिशियन, ए बोथ लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, कि उनके गट्स लिया है, करे जितना है कि सीधा सीधा दिवाली ट्वीट में इन्होंने ये कहने की हिम्मत रखी है कि आई विल प्रोटेक्ट हिंदूज नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट ग्लोबली। सो ये इनकी जो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन ऐसे बात नहीं करते, ना इंडिया में करते ना यहाँ पे करते। सेकेंडली, मैडम आपने ये पूछा कि बांग्लादेश की ये जो इशू है यहाँ पे चर्चा होती है, नहीं होती है। nobody gives I don't want to actually say that word. Nobody cares for Hindus. और बांग्लादेश की जो सिचुएशन है इनको पता ही नहीं है, ये डिस्कस ही नहीं करते। दिस इज व्हाई आई टोल्ड, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बांग्लादेशी हिंदूज के एट्रोसिटीज जो हो रही है उनके ऊपर जो बात की है, सब बहुत बड़ी बात की है कि इट इज नॉट इवन पॉसिबल, नॉट a single politician from the left side and the right side had a guts to talk about it. Because he spoke, now it's a conversation, now we are going to be able to talk about it. तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू बोल नहीं देंगे अगर उनके दिमाग में it's not been implemented or implanted saying that it is important issue to pick up. सो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ये मुद्दा उठा के, अभी रिपब्लिकन पार्टी में इस विषय में बात होगी, किसी को पता नहीं है। मैं रिपब्लिकन पार्टी की सेक्रेटरी हूँ मिल्वॉकी काउंटी की। nobody knows what's going on in Bangladesh. Nobody cares for Hindus. That's what I'm trying to portray over here. That's my message. ठीक है, बड़ी बात कह रही हैं आपकी, जहां पर कोई सोच भी नहीं रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है, वहां पर अगर हालांकि उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, लेकिन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति, तो इसीलिए सब ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। जी प्रमीत जी बताइए। हाँ, देखिए बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं है कि इन पिछले 45 दिन में एज पार्ट ऑफ हिज कैंपेन स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट ट्रंप हैज नॉट ओनली ट्वीटेड, वो तो एक डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिसकी वजह से हिंदुओं का और इंडियंस का मत थोड़ा चुनाव में ट्रंप की तरफ चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ हिज वेरी क्लियर स्टैंड कि भाई बांग्लादेशी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं सहन किया जाएगा, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट एट अदर पार्ट। बट नॉट ओनली दैट ट्वीट, he as part of his campaign strategy he has directly called many of the Indian community leaders in America, many of them, and in a very chatty fashion he started chatting with them, and he has
in almost every call, he has explicitly said कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, हिंदुओं का साथ जो हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, and you will have a strong Hindu मतलब सिर्फ friend एक in ट्वीट White नहीं House. था, आप कह रहे हैं कि एक सिर्फ एक Exactly. ट्वीट नहीं था, वो इसके अलग से भी बात करते थे आप लोगों से। Right. And he really believes in it. Now you really have a friend of Hindus in White House. That is first time in the history that has happened. श्वेता जी, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ, जी, आपका परमिशन हो तो। आई एक्चुअली आफ्टर दैट ट्वीट, मैंने एक ट्वीट उनको थैंकिंग करके उनको 2 मिनट की एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। वो इंफॉर्मेशन अलोंग विद डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्वीट मैंने अपने सेनेटर, अपने कई सारे कांग्रेसमैन, कई सारे लोग, नॉट जस्ट फॉर माय स्टेट, मैंने भेजा है सबको। मैंने बोला प्लीज कुड यू प्लीज लुक इनटू इट एंड रीट्वीट और पुट योर ओन वर्ड्स एंड फिगर आउट हाउ यू वांट टू टॉक अबाउट। Not a single Congress person, not a single senator has retweeted. I'm telling you this because this is not an important issue for them. Hindus are not the focus. This is the only person. He is doing it because he actually cares. He is not playing as a politician at this point of time. So you have to give a credit where it deserves. He deserves this credit. You have to अम्बासडर चक्रवर्ती, एक और एंगल इसमें निकल आता है। ये हम दिवाली के दिन की जब वो तस्वीरें याद करें जो कनाडा के अंदर हमने देखा कि मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और बाहर किस तरीके से जो खालिस्तान समर्थक हैं वो सब जुटे हैं और मारपीट तक होती है वहां पर। अब कनाडा के साथ जिस तरह के रिश्ते भारत से चल रहे हैं इस समय, दूसरा एंगल उसमें अमेरिका की भूमिका देखें जो निज्जर इन्वेस्टिगेशंस को लेकर है, इस हिसाब से क्या हम कुछ समझ सकते हैं, खासकर ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों के मद्देनजर भी? 5 मिनट में 2-3 बिंदु है इसमें। एक तो जो इंडिक्टमेंट फाइल हो गया है मतलब कोर्ट में, उसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अब कोर्ट केस बन गया है। अब पता नहीं ट्रंप उस तरह का कोई पोजीशन ले कि वो हम विड्रॉ कर लेते हैं या कुछ ऐसा है। थोड़ा बहुत शायद वो पन्नू को काबू में लाएंगे। इतना जो वो रोज बोलता रहता है कि हम एयर इंडिया के प्लेन को उड़ा देंगे, बम मार देंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये रोज बोलता है वो। शायद उस पर कुछ लगाम लगाया जाए और फिर उधर ट्रूडो पे भी कुछ शायद लगाम लगे क्योंकि वो भी ज्यादा उछल कूद रहा है वहां पे, और जो वहां पे हैं, और क्योंकि खालिस्तानी इस तरह का काम, जो खालिस्तानी अपने कहते हैं, इस तरह का काम बिना ट्रूडो गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो ये तो हमें मालूम है, ट्रूडो फैमिली की हिस्ट्री हमें मालूम है। और दूसरी बात, खैर ये थोड़ा हटके है क्योंकि सुशांत भाई ने कहा कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट पे हम लोग काम करते हैं पर फिर भी हम उस पे कोटिंग लगाते हैं, जो मतलब जो लोगों को उसको पचाया जाए, लोग उसको पचा सकते हैं। अब जैसे अमेरिका एक कोटिंग लगाता है ह्यूमन राइट्स का या फिर डेमोक्रेसी का या सॉफ्ट पावर का, जब जहां नेशनल इंटरेस्ट उनका खतरे में आता है ये सब वो दरकिनारे कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये सब देश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते होंगे वो स्टेबल तो हैं, पर मेरे ख्याल में पॉजिटिव कई चीजें और होने वाली हैं और कुछ नेगेटिव भी होंगी। अब जैसे देख लीजिए ये जो मेरे ख्याल में उसका नंबर है F404 जेट इंजन है तेजस मार्क 2 के लिए, वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। मैं तो जहां तक मुझे मालूम है वो 90s से ये बातें चल रही हैं और इन्होंने ना उसको एक मतलब टग ऑफ वॉर बना दिया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने। सिर्फ बाइडेन नहीं, उसके पहले भी जो थे उन्होंने, क्योंकि ये एक लेवरेज देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी देना हाई टेक, जेट इंजन इज अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी आइटम, तो ये देना खैर फाइनलाइज भी किया हम लोगों ने, काफी काम। मैं अमेरिकन डेस्क में था, मैंने टेक्नोलॉजी पे भी काम किया था, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे, तो पर डिलीवरी नहीं हो रही है क्योंकि कुछ वो रोक के रखते हैं सो दैट इंडिया बार-बार उनके भारत अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन अगर निजी रिश्ते और बेहतर सामने आए तो इस तरह के रोड ब्लॉक्स भी दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में आज के लिए इतना ही।